डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये नोट्स ट्यूटोरियल है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। यहाँ पर आपको उसके नोट्स पॉइंट मिलेंगे। इस ट्यूटोरियल में जो हमें स्टडी करना है वो है हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848। पिछले ट्यूटोरियल में हमने 1848 के रेवोल्यूशन और 1830 के रेवोल्यूशन को स्टडी किया था। देखिए, जो 1830 का रेवोल्यूशन था उसे हम जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं और 1848 का जो रेवोल्यूशन था फ्रांस में उसे हम फरवरी रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अभी तक जो हम रेवोल्यूशंस पढ़ते चले आ रहे हैं वो वर्कर्स के द्वारा थे। पीजेंट्स हो गए, और साथ में आप कह सकते हो द पुअर, तो उनके द्वारा थे। लेकिन इसी के साथ साथ एक लिबरल और इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा भी रेवोल्यूशन कैरी ऑन किया गया था, ट्राई किया गया था जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। उसी को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से हम जानते हैं। तो हुआ क्या कि जो फरवरी रेवोल्यूशन था फ्रांस में, उसका इम्पैक्ट जर्मनी पे भी पड़ा। हालांकि पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है जो फ्रांस में रेवोल्यूशंस होते हैं, और उन्हें जो मोनार्कीज थी वो क्रश कर देती थी, वो सफल नहीं होते थे। तो इनके रेवोल्यूशन के साथ साथ जो हमने 1830 में पढ़ा और 1848 में पढ़ा, इसी के साथ साथ जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए लिबरल नेशनलिस्ट्स का एक रेवोल्यूशन हमें पढ़ना है, जहाँ पर जो जर्मन स्टेट्स हैं उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो एग्री करें, कंसीड करें उनकी डिमांड जर्मन यूनिफिकेशन की। अगर आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ठीक से समझ में नहीं आता तो आप हमारी जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज है उसे देख लीजिए। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्मन कॉन्फेडरेशन में 39 स्टेट्स, जैसा आपने पढ़ा था कि नेपोलियन ने ये स्थिति बना के वहाँ पे छोड़ी थी, उसके बाद फिर वो 1815 में हार जाता है। अब ट्रीटी ऑफ वियना होती है और फिर उसके बाद मोनार्कीज रिटर्न करती हैं। कंजर्वेटिव ऑर्डर फिर से रिस्टोर किया जाता है यूरोप में, जिसे न्यू कंजर्वेटिज्म के नाम से हमने पढ़ा था। तो जो वर्कर्स के रेवोल्यूशन हो रहे थे और द पुअर द पीजेंट्री के जो रेवोल्यूशन थे, तो उसका असर जर्मन स्टेट्स पे भी देखने को मिला। वहाँ पे भी रेवोल्यूशंस होते हैं। तो वहाँ पर वो जो मोनार्कीज होती हैं स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो जिसमें प्रशिया भी शामिल था, तो वो समझने लगती हैं कि भाई हमें जो है कंसीड करना पड़ेगा, डिमांड माननी पड़ेगी लोगों की। तो वो जर्मन यूनिफिकेशन और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और भी जो डिमांड्स होती हैं उनको मानने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। और फिर इलेक्शंस होते हैं और 831 रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। वो सेंट पॉल चर्च में आते हैं और वहाँ पर एक असेंबली को वोट करने की कोशिश करते हैं जो बाद में संविधान बनाएगी। और फिर उस संविधान के हिसाब से एक जर्मन यूनिफाइड एम्पायर या जो भी व्यवस्था उस संविधान में होगी उसके हिसाब से वो एक यूनिफाइड जर्मनी को गवर्नमेंट मिलेगी। तो ध्यान रहे कि जो स्टेट्स होते हैं वो एग्री करते हैं, दे वर फोर्स्ड टू एग्री टू देयर डिमांड्स, बिकॉज वो जान रहे थे कि जो रेवोल्यूशंस उनके स्टेट्स में हो रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस जैसी स्थिति हो जाए। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ हम पॉइंट्स को लेते हैं। पहला पॉइंट, जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब जो आप कह सकते हो द लिबरल्स, नेशनलिस्ट, है ना, इंटेलेक्चुअल्स, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक जर्मन नेशन स्टेट चाहिए। ये अपनी डिमांड रखी उन्होंने, जो स्टेट्स थे जर्मनी के, मतलब जर्मन कॉन्फेडरेशन के। और वो हमें जो सिस्टम चाहिए वो पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। तो ये उनकी डिमांड थी। स्टेट्स मान जाते हैं इस डिमांड को, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं। तो 18 मई 1848, डोंट फॉरगेट इट, 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सेंट पॉल्स चर्च में जाते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट की जो सीट होती है वो होती है सेंट पॉल्स चर्च। और वहाँ पे एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मतलब दे विल इलेक्ट जर्मन नेशनल असेंबली दैट विल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता भी है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिफाइड जर्मनी के लिए होता है, मतलब जर्मन नेशन के लिए होता है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था होती है कि इट विल बी हेडेड बाय अ मोनार्की, एंड दैट मोनार्की विल बी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, दैट इज पार्लियामेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होगा। इन टुडेज वर्ल्ड वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ इंग्लैंड, है ना, जहाँ पे राजतंत्र है, मोनार्की है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। और फिर अप्रैल 1849 में किंग ऑफ प्रशिया, जो कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ या विलियम फोर्थ आप कह सकते हो, वो वहाँ पर शासन कर रहा होता है। तो उसे कहा जाता है कि क्योंकि प्रशिया वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन द जर्मन कॉन्फेडरेशन, तो उन्हें ऑफर किया जाता है कि नाउ यू कम एंड बी एम्परर ऑफ दिस जर्मन नेशन। वो क्राउन उनको ऑफ़र किया जाता है, लेकिन वो ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो उसका विरोध करते हैं। और साथ में उनके जो अदर स्टेट्स के लोग होते हैं वो भी उनके साथ आ जाते हैं। मतलब नाव जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो 1 साल का लगभग समय लगता है 1948 से 1949 के बीच में, रेवोल्यूशंस भी दब जाते हैं इस बीच, है ना, शांति हो जाती है। तो स्टेट्स जो थे जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के, दे वर एबल टू बाउंस बैक। तो वही काम यहाँ पे होता है कि वो जब देखते हैं कि जब प्रशिया का ही किंग अपोज कर रहा है तो सारे स्टेट्स और एरिस्टोक्रेसी भी साथ में आ जाती है इनके साथ, किंग के साथ, कि हाँ इस पार्लियामेंट को ख़त्म करो। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो पार्लियामेंट बनाई गई थी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो
उनका एक नैरो सोशल बेस था। नैरो सोशल बेस का मतलब कि सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ग रहते हैं, है ना, जैसे वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं, तो ये जो थी मोस्टली मिडिल क्लास डोमिनेटेड थी। द पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास वर देयर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मिडिल क्लासेज एट्सेट्रा, तो आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देख लीजिए। तो पार्लियामेंट में उन्हीं का बोलबाला था और वो जो है इनकी डिमांड्स को उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया और इसलिए वर्कर्स और आर्टिजन्स का सपोर्ट इस पार्लियामेंट को नहीं था। जब मोस्टली जो कॉमन पीपल उनका सपोर्ट नहीं था, इसे जान गए थे जो मोनार्कीज एंड एरिस्टोक्रेसी के लॉग। और फिर अंत में क्या हुआ कि ट्रूप्स बुला ली गई और मोनार्कीज़ और जंकर्स ने साथ दिया। ध्यान रहे आपकी बुक में जो है, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो 100% टारगेट का है, वो 100% टारगेट आपका सिर्फ और सिर्फ बुक के टेक्स्ट मैटर को पढ़ने और उस पर बेस्ड स्टडी करने से ही होगा। तो जो अरिस्टोक्रेसी, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी जिन्हें जंकर्स भी कहा जाता था, तो वो और जो स्टेट्स के जो मोनार्कीज़ होती हैं वो, ऑपरेशन किंग जो होते हैं वो, और जो मिलिट्री होती है वो सब मिलकर इसका अपोज करते हैं। और बाद में असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड, वो डिसॉल्व हो जाती है, उसके लोग भाग हो जाते हैं यहाँ वहाँ, कुछ लोग पकड़ लिए जाते हैं। सो दिस अटेम्प्ट बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स एंड द इंटेलेक्चुअल्स फेल्ड टू यूनिफाई जर्मनी। अब बात आती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशन समय समय पे जो साइक्लिक रेवोल्यूशन देखने को मिलता था समय समय पे बीच बीच में, तो इनका कुछ असर हुआ जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी वहाँ पे कि नहीं। तो उसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द लिबरल मूवमेंट्स ऑफ 1848 ऑन ऑटोक्रेटिक रेजिम्स। रेजिम्स मतलब शासन। तो देखिए जो वहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, है ना, रशिया में, ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, तो उन्होंने देखा कि यार जो इट इज़ अ रिकरिंग साइकिल कि जो है रेवोल्यूशंस होते रहते हैं और वी कैन नॉट गो विद दिस फॉर लॉन्ग। तो उन्हें एहसास होने लगता है यार कि हमें पब्लिक से कुछ डिमांड तो माननी पड़ेगी। और जो 1789 के पहले का जो माहौल था, मतलब वी कैन नॉट रिस्टोर दैट काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक सिस्टम। फिर उसके बाद कुछ चेंजेस लाए जाते हैं जो सेंट्रल में मोनार्की थी और जो ईस्टर्न यूरोप में जो मोनार्की थी, तो दे इंट्रोड्यूस सम चेंजेस। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चेंजेस वो लाने वाले थे, है ना, वो चेंजेस 1815 के पहले भी थे। जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने जो मॉडर्नाइजेशन किया था और सर्फडम वगैरह ख़त्म किया था, लेकिन वो अब ईस्टर्न यूरोप में इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर कि वेस्टर्न यूरोप में वो ऑलरेडी थे। तो देखिए सर्फडम है और बॉन्डेड लेबर है, देवर अबॉलिश्ड। इन हैज़बर्ग रीजन्स में इन्हें ख़त्म कर दिया गया, रशियन रीजन में इन्हें ख़त्म कर दिया गया। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 1867 में जाके, ध्यान रहे जब हम जर्मन यूनिफिकेशन और इटालियन यूनिफिकेशन को पढ़ेंगे तो 1867 डेट वहाँ पे भी आएगी जो वॉर से रिलेटेड होगी। तो उस समय की सिचुएशन की बात है कि जो हंगेरियंस हैं उन्हें और ऑटोनॉमी दे दी गई। हैज़बर्ग एम्पायर के एम्परर के अंतर्गत ही हंगेरियंस भी थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इसलिए उसको कहा भी जाता था, जहाँ पर हैज़बर्ग डायनेस्टी के लोग शासन करते थे। अब बात आती है कि उस समय की वीमेन की क्या कंडीशन थी, उनके पॉलिटिकल राइट्स कैसे थे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वीमेन। तो पहला पॉइंट है कि जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो पॉलिटिकल राइट्स इक्वल नहीं थे, मतलब दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। लेकिन वीमेन ने कोई कमी नहीं रखी थी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, क्योंकि दे कंट्रीब्यूटेड पार्टिसिपेटिंग लिबरल मूवमेंट्स में कंट्रीब्यूट किया था। आपको मालूम है कि 1789 में तो बल्कि कह सकते हैं कि उन्होंने लीड ही किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उनके खुद के एसोसिएशंस थे वीमेन के, खुद उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए थे और उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, डेमोन्स्ट्रेशन में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। येट फिर भी वीमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट, है ना, दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। उन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया था, दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट बट ओनली एज विजिटर्स। वो विजिटर्स गैलरी में बैठकर उन सब चीज़ों को देख सकती थी कि पार्लियामेंट कैसे वर्क कर रही है, कैसे प्रोसीड कर रही है, बट दे वर नॉट अलाउड टू वोट। इसी में आपको पढ़ना है लुइस ऑटो पेटर्स। हालांकि साइड में बहुत कुछ दिया रहता है आपके बुक में, आपको स्टडी करना चाहिए। वो हमने चैप्टर एक्सपीरियंस सीरीज़ में कोशिश की है कि आपको समझाया जाए, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे इनका हम जिक्र कर देते हैं। तो एक जर्मन लेडी थी और वीमेंस राइट्स मूवमेंट की एक एक्टिविस्ट भी थी। मतलब ये ऐसे लोगों को फेमिनिस्ट कहा जाता है जो वीमेंस राइट्स के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो। तो 1848 के बाद जो रेवोल्यूशन हुआ था तो उन्होंने पॉलिटिकल वीमेंस जर्नल एक स्टार्ट की थी जिसका नाम था फ्राउन ज्यूटंग, और एक पॉलिटिकल एसोसिएशन भी उन्होंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था जनरल वीमेंस एसोसिएशन। इसे आप सोर्स सी में जो है वो ढूंढ सकते हैं अपनी बुक में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें किस प्रकार से जो एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है, लिबरल पॉलिटिशियन होता है कार्ल वेकर, तो वो कैसे उनकी जो व्यूज़ होते हैं वीमेन के बारे में और उसके बाद कैसे उसका जवाब मिलता है इनके न्यूज़पेपर में जो लुइस ऑटो पेटर्स के द्वारा चलाया जा रहा था। फर्स्ट इशू में ही उन्होंने उसका जवाब उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। जो हमारा अगला ट्यूटोरियल होगा वो बेस्ड होगा द मेकिंग ऑफ जर्मनी, यानी जर्मन यूनिफिकेशन को मुझसे स्टडी करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एक ऑनलाइन मीट अरेंज करनी पड़ेगी डाउट सेशन को क्लियर करने के लिए, एंड यू विल हैव टू पे फॉर दैट लिटिल अमाउंट, नॉट मच। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।